स्टार्ट स्ट्रेट लाइंस। आज केवल डाउट्स देखते हैं पहले, फिर लोकस देखेंगे। स्ट्रेट लाइंस, ओके। सो वी शैल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। सो एक्सरसाइज 12.2 में कौन कौन से डाउट्स हैं भाई? क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट्स हैं? क्वेश्चंस में डाउट है 12.2। लेवल 3 तो मैंने ऐसे भी बोला कि आई विल बी डिस्कसिंग, सो फाइन, ठीक है। 12.2 आप पहले मुझे बताना सर 10th वन, सेकंड एंड थर्ड आईसी के क्वेश्चंस 12.2 में। तो इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है। इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 इज write the equation of straight line passing through 6 comma negative of 3 which cuts off equal intercepts with the coordinate axis। अच्छा, सो एक पॉइंट गिवन है 6,3 एंड देखो यहां पर ना ये चीज याद रखो कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दूसरा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा था, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट्स की बात जब होती है तो आप दोनों केसेस लेके चलते हो। एक नेगेटिव हो सकता है इंटरसेप्ट, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। एक नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। और एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है। सो ऐसे केस में आपके एक्चुअली केसेस बनते हैं दो ही, ठीक है। अगर इक्वल इंटरसेप्ट है ना, तो ये वाला केस और ये वाले केसेस आइडेंटिकल होते हैं। ये वाले केसेस और ये वाले केसेस कैसे आइडेंटिकल होते हैं भाई? आप इंटरसेप्ट को ए कॉमा ए ले लो। अब वो ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएंगे या फिर दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आपको ये केस लेके चलना, और ऑफकोर्स सभी ये केस लेके चले होंगे, ठीक है। दूसरा जो केस लेके चलना है, आपको एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेना है, दूसरा इंटरसेप्ट नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये वाली चीज, ये दोनों केसेस मैंने यहां पर कवर कर लिए, ठीक है। और ये वाले दोनों केसेस मैंने यहां पर कवर कर लिए, ठीक है। जब दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हैं तो ऐसे दिखेंगे, जब एक इंटरसेप्ट नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो ऐसे वाले इंटरसेप्ट लेके चलना है। क्लियर हो रही है चीज भाई? समझ में आ रहा है? यस यस सर। चलो, यस सर। सो अच्छा भाई, तो अब यहां पर यूज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलती है कि भाई x बाय ए प्लस वाई बाय बी की वैल्यू है होनी चाहिए 1 के बराबर। यहां पर इंटरसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले पहला वाला केस लेके चल रहा हूं, जब a की वैल्यू b के बराबर है। दूसरा वाला केस होगा a विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। सो केस 1 के लिए हम बोलेंगे कि x अपॉन a प्लस y अपॉन a विल बी इक्वल्स टू 1। और यहां पर आप रख दो 6,3, क्योंकि 6,3 पॉइंट को सेटिस्फाई करती है ये लाइन। तो अगर आप 6,3 रख दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। 6,3 रखने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी 9, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3 रख दिया। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी x बाय 9 प्लस y बाय 9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तो पहली वाली लाइन मिल गई। दूसरी वाली लाइन की बात कर लेते हैं भाई इसी के साथ। दूसरी वाली लाइन के लिए आपको इंटरसेप्ट क्या रखना है? x बाय, आप दोनों में से किसी एक को नेगेटिव कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा, मैं x के साथ पॉजिटिव रखता हूं। अब ऐसा नहीं कि x का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वो a एक पैरामीट्रिक कांस्टेंट, a एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो x का इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो सकता है। बस एक्चुअली में अगर x का इंटरसेप्ट नेगेटिव है और y के नीचे पे आप ये लेते हो, y के नीचे आप नेगेटिव ऑफ a लेते हो, तो इसका मतलब y का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है अगर a की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो x वाला इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y वाला इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो मैं दोनों केसेस कंसीडर कर ले रहा हूं यहीं पर, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में ये हो जाएगा मेरी लाइन का इक्वेशन, पर फिर से ये लाइन सेटिस्फाई करेगी x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 3। सो 3 अपॉन a विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब मेरी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 या x बाय 3 माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ भाई? Sir, I solved it using a little different method. हाँ, Sir, fine. So let me change the question पूरा we shall solve it for 6 comma, ठीक है, fine. We have solved it for 6 comma 3. Let me solve it for 6 comma negative of 3 also, ठीक है। So this is
for 6,3. If the point is 6, negative of 3, तो इसका opposite हो जाएगा, ठीक है? So if the point is 6, negative of 3, again if I take x by a plus y by a is equals to 1 as one of my lines, and other will be x by a plus y by minus of a is equals to 1. तो फिर से आप x की जगह पर 6 और y की जगह पर 3 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगी a की वैल्यू आपकी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3. और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 6 रखोगे, y की वैल्यू 3 रखोगे, दिस इज a. y की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 3 रखोगे तो हाँ यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 9. यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 9. सो फाइन. तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, ये क्वेश्चन हो जाएगा x plus y is equals to 3 and the other equation will be x minus y is equals to 9. ठीक है, चेक कर लो भाई ऑप्शंस. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है. मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, ठीक है? हमने गलती से 6, पॉजिटिव ऑफ 3 ले लिया था तो थोड़े से चेंजेस आ गए थे. ओके, इसके बाद ध्यान से देखना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज, क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 1, 1 एंड 2, 3. अच्छा भाई, सो एक लाइन है जो 1, 1 और 2, 3 को ज्वाइन कर रही है. अच्छा भाई, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, लाइन कुछ ऐसे दिखेगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा, ऐसा कुछ दिखेगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है तो पहले तो मेरी ओरिजिनल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? मेरी ओरिजिनल लाइन का स्लोप बता दो अनिरुद्ध मोरे, बोल बेटा, इसका स्लोप क्या हो जा रहा है? ठीक है भूषण, कोई बात नहीं. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. सो यू वर द वन पर्सन हु हैज चीटेड इन द फॉर सबमिटिंग दैट थिंग, दैट होमवर्क एक्सरसाइज. मैं आप ही की बात कर रहा था. सो स्लोप विल बी 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, स्लोप विल बी 2. ठीक है. अच्छा भाई, इस लाइन का स्लोप 2 है तो श्रेया बता दो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? जल्दी से कैसे? हाँ, -1/2. उसका रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -½ अच्छा भाई, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो हो जाएगा -½ पर इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है, इस लाइन से परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इसके मिड पॉइंट से पास करने वाली है. मिड पॉइंट से पास करने वाली है तो इसका मिड पॉइंट है 3/2, 2. ठीक है, तो अब मुझे एक लाइन लिखनी है जो 3/2, 2 से पास कर रही है और जिसका स्लोप है -1/2. So y minus y1 is its slope, that is 1/2 x minus x1. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी. तो निकल गया, यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन भी. चमका भाई बढ़ जाए आगे. बहुत अच्छे. स्लोप रेसिप्रोकल और नेगेटिव कैसे है? हाँ, एक बार मैं समझा देता हूँ. देखो, तो यहाँ पर स्लोप 2 था. अब जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसका स्लोप अगर मैं m ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए -1. ठीक है, तो ये m क्या हो जाएगा? -1/2. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के -1. तो अब आप ये चीज याद रख लो भाई. याद क्या करना है? एक लाइन का स्लोप अगर 5 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है, उसको रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो. अगर किसी लाइन का स्लोप मैंने बोला 5/4 है तो आप बोलोगे सर इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप -4/5 है. ठीक है, ऐसे जल्दी से बता दोगे. ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. अब क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स हैं तो एक एक करके सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में जो फर्स्ट पार्ट है, दैट पार्ट सेज इंक्लिनेशन. अच्छा, स्केच करना है लाइंस का. अच्छा, लाइंस को अगर स्केच करना है तो भैया पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं. लाइंस को स्केच करना है जहां पर इंक्लिनेशन 150 डिग्री है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 3 यूनिट्स है. ठीक है, अब डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इसके कोई बता सकता है क्या कितने केसेस बनेंगे? एक लाइन का इंक्लिनेशन 150 डिग्री है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 केसेस बनेंगे. एक लाइन So ऐसे using होगी. the inclination, first we find the relation between A and B. हाँ, We put it in that distance wala formula, like distance of a line from a point. In that you take
origin as the point. ओके, सो एक There you डिस्टेंस get two cases, plus minus. यूनिट्स है, दूसरी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स है, ये वाली डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स है। अच्छा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बना रही है दैट इज 150 डिग्रीज। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये भी जो लाइन बना रही है व्हिच इज एट द डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी जो लाइन बना रही है दैट इज 150 यूनिट्स, दैट इज 150 यूनिट्स। ठीक है, अब मजे की बात देखना, जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल रहा है, ठीक है अनीशा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल रहा है, तो मैं कौन सा इक्वेशन ज्यादा प्रेफर्ड होगा यूज करना? अनीशा बोल तो कौन सा मेथड, कौन सा? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या चाहता है कि उसके नॉर्मल का एंगल पता चल जाए, मुझे नॉर्मल का क्या एंगल है वो पता चल जाए। ठीक है, तो देखो 150 डिग्रीज ये एंगल है, ये एंगल अगर 150 डिग्रीज, ये एंगल 30 डिग्रीज, ये एंगल 30 डिग्रीज, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे वाले परपेंडिकुलर का आयुष बोल तो ये वाला परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा? पॉजिटिव। ये पूरे एंगल का वैल्यू बता दे तो ये वाला पूरा एंगल कैसे निकालेंगे, सोचो तो। 180 plus 60. 60 plus 180. ये वाला एंगल क्योंकि 30 डिग्रीज हो जाएगा तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो ये 60 180 प्लस 60 डिग्रीज हो जाएगा, ये है। Vertically opposite angles भी है. अच्छा हाँ ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। सो ये है 240 डिग्रीज का एंगल। तो अब एक लाइन का इक्वेशन होगा, एक लाइन का इक्वेशन होगा। अब तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन देखो, यहाँ पर क्रिटिकल केस क्या है कि क्यों दो केसेस बन रहे हैं वो समझना है। आप इक्वेशन तो निकाल सकते हो, आप cos थीटा sin थीटा की वैल्यू तो शायद निकाल सकते हो, पर वो केसेस विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बोलूंगा एक एंगल होगा x cos 60 plus y sin 60 that is pi by 3 will be equals to distance from origin। ठीक है, तो यार सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, x plus √3y is equals to डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 3 था, नीचे वाला 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मैंने cos 60 और sin 60 की वैल्यूज रख दी भाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये हो जाएगा, एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये हो जाएगा। अरे भैया दूसरा वाला इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? और एंटी क्लॉकवाइज First में 2 pi plus 1 pi by. एंटी क्लॉकवाइज में भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही लेते हैं। अथर क्यों क्लॉकवाइज लेते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। जब cos और sin की बात होती है ना, जब cos और sin की बात होती है तो वो पूरा 2 पाई एंगल घूमने वाला है, वो जो नॉर्मल है वो पूरा 2 पाई एंगल घूमने वाला है। मतलब जब लाइन के स्लोप की बात होती है तब मैं थीटा माइनस ऑफ थीटा से लेके प्लस ऑफ थीटा या 0 टू लेके पाई वेरी करता हूं tan की वैल्यू। मैंने बताया होगा शायद आपको, स्लोप की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई करती है। 0 को एक्सक्लूड करो, पाई को इंक्लूड करो, या पाई को एक्सक्लूड करो, 0 को इंक्लूड करो, 0 टू लेके पाई आप tan थीटा की बात कर सकते हो। जब cos और sin की बात हो रही है तो आपको 2 पाई तक जाना पड़ेगा। हाँ वो बाद में 2 पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है, पर रिस्क मत लो भाई, रिस्क मत लो। बेटर कैसे लिखो इसको, पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दो। ठीक है, आपका 360 डिग्री नहीं, आपका 240 डिग्रीज आ रहा है तो आप ऐसा लिखो, x cos वो एंगल जो नॉर्मल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और y sin वो एंगल जो नॉर्मल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 3। अच्छा cos पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 होता है, cos 180 प्लस थीटा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos का आउटपुट होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos का आउटपुट होता है नेगेटिव, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 ही, तो ये ऐसा आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में sin का आउटपुट होता है, sin का आउटपुट भी होता है नेगेटिव, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये ऐसा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से आउटपुट आ जाएगा x प्लस वाई √3 इज इक्वल्स टू -6। तो दूसरे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में हमने इक्वेशन इसलिए यूज किया क्योंकि वो 150 डिग्री वो कुछ नॉर्मल की बात कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दे रहा है उस लाइन का। ठीक है, सो दूसरे के उसी लाइन का इक्वेशन, मतलब उसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली लाइन का इक्वेशन दूसरी ऐसी लाइन होगी x प्लस √3y इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, सो ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन की बात। पहले वाले क्वेश्चन की बात भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2, ओके, एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा है 7 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन बोल रहा है 2। अच्छा भाई, अब ऐसी कितनी लाइंस बन सकती हैं, सोचो तो, ऐसी कितनी लाइंस बन सकती हैं? फिर खेल है, हाँ ऐसी भी 2 लाइंस बनेंगी। देखो एक्स इंटरसेप्ट 7 यूनिट्स का मतलब कहां से पास करता है वो? x 7 से, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है।
तो ऐसी दो लाइंस पॉसिबल होंगी, एक जो अरे 7,0 से दोनों लाइंस पास कर रही है, देखो ये वाली लाइन भी 7,0 से पास कर रही है, और एक और ऐसी लाइन होगी जो 7,0 से पास करेगी, नीचे से आएगी, नीचे से आएगी भाई, नीचे से आएगी, ये वाली लाइन भी 7,0 से पास करिए, चमक रहा है भैया, दो लाइंस होंगी। डिस्टेंस थोड़ा दिखता, अरे थोड़ा कला का प्रदर्शन किया है मैंने, अब थोड़ा एक जैसा दिखने लग जाएगा। हाँ ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेके चलो, तो यहां से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, या यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो बोल दिया था, तो जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स का है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी 2 यूनिट का है, ये वाला डिस्टेंस भी 2। अब देखो यहाँ पर खेल इस बात का है कि आप कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहते हो, आपका कौन सा इक्वेशन यूज करने का मन है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहते हो भाई। काफी बेहतरीन। नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, तो फिर नॉर्मल लेके करना पड़ेगा। तो कहां पर आपको थीटा एंगल तो पता ही नहीं है, नॉर्मल फॉर्म कैसे यूज करें। Sir, we can use distance ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं ना, तो 7 और वो लाइन वो वाला हाँ सही बोला अवधूत, ठीक है, अवधूत क्या बोल रहा है कि देखो दोनों लाइन का जो डिफरेंस है ना वो कहीं ना कहीं स्लोप में खो जा रही है, हमें एक पॉइंट तो पता है, या तो आप भाई एक पॉइंट पता है, या तो आप दूसरा पॉइंट निकालो जो कि नामुमकिन लग रहा है अभी के लिए, या फिर आप क्या करो भाई, एक पॉइंट पता है स्लोप निकाल लो, या फिर इंटरसेप्ट निकाल लो, ठीक है। तो एक पॉइंट पता है उसका फायदा उठाओ, एक पॉइंट पता है उसका फायदा उठाओ, ठीक है। उसका फायदा कैसे उठाएंगे भाई, मैं बोलूंगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, नहीं y माइनस y1 लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके घुटनों पर जोर डाल के y माइनस y1, 7,0 से m स्लोप वाली लाइन जो होगी वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू इट्स स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस 7। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट दे दिया जाए और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दे दिया जाए तो हम यूज नहीं करते हैं, कौन सी चीज यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल फॉर्म। क्यों नहीं यूज करते हैं, एंगल पता था पिछले वाले में, ये 60 डिग्री 150 डिग्री एंगल पता, ये वाली चीज नहीं पता है, इसलिए ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। इसको यूज कैसे करना है ये समझ जाओ। यहां से मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू mx माइनस 7 टाइम्स ऑफ m, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये दे देगा mx माइनस y माइनस 7 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका m जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और अगर m एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, अगर m एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो m कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इस लाइन जो कि m के फॉर्म में लिखी हुई है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगा भाई, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 2 यूनिट्स का होगा, ठीक है। तो इस लाइन का डिस्टेंस ले लो, कहां से, 0,0 से, क्या दे दो उस डिस्टेंस को, 2 यूनिट्स रख देते हैं। तो देखो m टाइम्स ऑफ x1 ax1 प्लस by1 प्लस c के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये m मेरा a जैसा दिख रहा है, ठीक है, उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ b is 1, b टाइम्स ऑफ y1, 0 0 का x1 y1 बोल रहे हैं, b टाइम्स ऑफ y1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ प्लस c का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां से मुझे मिलेगा 7m का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। सब पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दो। आप खून नहीं कर पा रहे हो भाई, 2 वैल्यूज मिलने वाली थी, स्क्वायर करोगे तब भी वो वैल्यूज मिलेंगी। तो यहां से आ जाएगा 49m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर ऐसा हो जाएगा भाई। तो यहां से मिल जाएगा 45 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4। अब m की 2 वैल्यूज आ गई, दिख गई ना 2 वैल्यूज भैया, प्लस एंड माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 45, ठीक है। ये क्या होता है, 5 9 होता है ना, हाँ, तो ये 2 अपॉन 3 रूट 5 प्लस एंड माइनस, जैसे भी है उस फॉर्म में लिख लेना। तो ये m की वैल्यू वापस रखेंगे, m की वैल्यू वापस रखेंगे तो मुझे दोनों स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी। कहां वापस रखना पड़ेगा भाई, इधर वापस रखना पड़ेगा, इधर वापस रखना पड़ेगा। साइड में एक लाइन खींच के जरूर लिख लेना कॉन्सेप्ट। क्या सीखने को मिला, अगर आपको किसी भी 2 लाइंस के ऊपर
एक पॉइंट दिया हो और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन लिया हो, ठीक है, एक पॉइंट दिया हो, किसी एक यूनिक पॉइंट से पास कर रही है और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दिया हो, तो दो डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑरिजिन हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल पॉइंट पर दो डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑरिजिन हो सकते हैं, और फिर निकालने का तरीका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करना है। अगर एंगल दिया होता तो पुराने वाले तरीके पे चले जाते, एंगल दिया है, एंगल खेल लो, हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉन्सेप्ट लिख लेना भाई, कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशंस ऑफ लाइन होती हैं। थर्ड स्टेप आपने x और y की वैल्यू 0 रख के डिस्टेंस फार्मूला यूज किया ना? हाँ बेटा, ax1 प्लस, एक सेकंड में मेंशन कर देता हूँ, हाँ वही डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है। यहाँ पर ये x1 y1 पॉइंट है, ये x1 y1 पॉइंट है, और ये इसको कंपेयर किया है मैंने, इसको कंपेयर किया मैंने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ये वाली लाइन को कंपेयर किया है, ठीक है। x1 Yes, sir. y1 0 0 को रख दिया है। जैसे आयुष ने उस दिन प्रूफ किया होगा तो उसने भी शायद 0 0 ले लिया होगा उस दिन जब अथर पूछ रहा था उससे, तो ठीक है। अब थर्ड वाला, nearest point on the line to the origin is 3, minus of 4, ठीक है। सो इसका स्केच फिर से एक कार्टेशियन सिस्टम, अच्छा भाई, nearest point on the line to the origin is 3, minus of 4, 3, minus of 4, x is equals to 3, y is equals to minus of 4, मतलब यहां पर एक पॉइंट है 3, minus of 4, इससे एक लाइन पास कर रही है, इससे कोई भी एक लाइन पास कर रही है, वेरिएबल लाइन, अब वो कैसे भी हो सकती है, मैं एक जनरल केस ले रहा हूं कि ये लाइन कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। 3, minus of 4 से पास करने वाली लाइन कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिक होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ यूनिक होगा, ठीक है। सो नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन, नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन का मतलब कि ऑरिजिन से इस लाइन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, minus of 4। तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ, कौन से पॉइंट से आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 0, 0 से आया, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, लाइन का इक्वेशन, लाइन का एक पॉइंट पता है, लाइन परपेंडिकुलर है 0, 0 और 3, minus of 4 से पास करने वाली लाइन के। तो पहले मैंने इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लिया, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -4 -0 डिवाइडेड बाय 3 - 0, दैट इज minus of 4/3, ठीक है, क्लियर है। इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप निकाल लिया, -4 -0 डिवाइडेड बाय 3 - 0। तो मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 इज m टाइम्स ऑफ x - x1, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर है भाई? यस Yes, चलो, सो इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए। किसी को अभी तक इसमें कोई डाउट है, पूछ लो भाई किसी स्टेप में। नो सर। चलो, तो ये वाला था फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो इन क्लास एक्सरसाइज के थे, 9, 10 और 8। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से भाई। हाँ, होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। चलो, सो दिस इज होमवर्क एक्सरसाइज शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a, b से पास करती है और पैरेलल है px प्लस qy प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके पैरेलल है मतलब दोनों का स्लोप सेम टू सेम होगा भाई, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट करना है स्लोप। इस लाइन का स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप निकालते कैसे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे qy इज माइनस px माइनस 1, फिर q से डिवाइड कर दोगे, सो ये आ जाएगा y इज माइनस p/q टाइम्स ऑफ x माइनस 1/q। फिर कंपेयर करोगे तो आपको स्लोप जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आपको स्लोप मिल जाएगा x का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस ऑफ p/q। अब वो लाइन जिसका स्लोप ये है, क्योंकि वो लाइन भी इसी लाइन के पैरेलल है, तो दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, दोनों के स्लोप्स का रेशियो सेम होगा, सॉरी दोनों के x और y से के मल्टीप्लिकेशन में जो मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम होगा, या सिंपली बोला जाए तो स्लोप सेम होगा। सो वो लाइन पास करती है a, b से, और उस लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ p/q, ठीक है। तो बोल तो अक्षता, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा जो a, b से पास करती है जिसका स्लोप है नेगेटिव ऑफ p/q। बहुत अच्छे, हो जाएगा
हाँ बोल बोल। वेरी गुड। सो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस बी इज नेगेटिव ऑफ p अपॉन क्यू टाइम्स ऑफ x माइनस ए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा होगा, हो सकता है आपके आपके मॉड्यूल के सॉल्यूशन में, शायद इसलिए आपका कंफ्यूजन आ गया होगा। सो q टाइम्स ऑफ y माइनस b टाइम्स ऑफ q इज माइनस ऑफ p टाइम्स ऑफ x प्लस p टाइम्स ऑफ a। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, सो px प्लस qy इज pa प्लस bq। ठीक है, ये आपके लाइन का इक्वेशन आ जाएगा भाई। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, चलो ये क्लियर है सभी को, बढ़ जाए आगे। Yes. Yes, कोई sir. डाउट है तो पूछ लो भाई, ये तो आसान था, ये तो आसान था, इसमें क्या ही डाउट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हो सकता है डाउट हो जाए भाई, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो जब भी आप ऑरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालने की बात की जाए, जैसे इस लाइन में बोला जा रहा है कि h टाइम्स ऑफ x प्लस h प्लस k टाइम्स ऑफ y प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में आर्बिट्री कांस्टेंट्स और पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स के बीच में कुछ डिफरेंस बताया था। पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स का मतलब है कि कुछ और दिया हुआ है, उस पर कॉन्स्ट्रेन किया गया है। ये k और h आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स है, कोई बताएगा क्या? आर्बिट्री है, पैरामीट्रिक है? सर ये और आर्बिट्री है ना सर? सर आर्बिट्री आर्बिट्री है, कोई कंडीशन नहीं दी है कि h कॉमा k इतने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, इतना दूर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब आर्बिट्री है, ऐसे ही फेंका हुआ है भाई, सड़क पे पड़ी हुई चीज है। ठीक है, आर्बिट्री है। ओके, अच्छा भाई, इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, देख ले स्वामी, इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है ना, कौन से पॉइंट, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, कौन से पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, कौन से पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, 0, हाँ ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो फिर वही ax1 मतलब h टाइम्स ऑफ 0 प्लस by1 k टाइम्स ऑफ 0 प्लस c दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव ही आने वाला है, मैग्नीट्यूड क्या ही है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो x और y के रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का ही हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो दैट इज सिंपली h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो जो आपका आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद Yes, sir. आसान है, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद गेस आपने नोट कर लिया होगा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ नोट करने के लिए, जस्ट चेक कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसके बाद है 6 और 7 और 9। ठीक है, सो आप नोट कर लो इसको। ठीक है, तक मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, find the equation of straight line passing through 2, 3 and cutting off equal intercepts along positive, यहाँ पे मेंशन कर दिया पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दोनों a ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, दोनों ही केसेस हैं, दोनों ही केसेस करने हैं सॉल्व। तो हमने जो पीछे डिस्कस किया ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, या पहला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था 6, माइनस ऑफ 3 वाला। तो देखो फिर से इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, इसलिए मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आयुष वाला फॉर्म भी बिल्कुल सही होगा अगर आप एक का स्लोप पॉजिटिव और दूसरे का स्लोप नेगेटिव लेके सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ पर बोल रहा है 2, 3 पॉइंट से पास करनी चाहिए। पहला वाला केस देखते हैं, और दोनों पॉजिटिव इंटरसेप्ट होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, इक्वल इंटरसेप्ट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस, पॉजिटिव, हाँ इक्वल इंटरसेप्ट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस। तो मैंने बोला कि वो x बाय a प्लस y बाय b का फॉर्म है, इज इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे सर 2, 3 को पास कर, सॉरी 2, 3 को सेटिस्फाई करता है। पहले तो इंटरसेप्ट्स आप बराबर कर दे रहे हो, इंटरसेप्ट्स आप बराबर कर दे रहे हैं सर, तो ये हो जाएगा x बाय a प्लस y बाय नॉट b, y बाय a इज इक्वल्स टू 1, y बाय a इज इक्वल्स टू 1। ओके, y बाय a इज इक्वल्स टू 1, और क्योंकि ये 2, 3 को सेटिस्फाई करता है इसलिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख सकते हैं। सो 2 + 3 विल बी इक्वल्स टू a, तो इक्वेशन हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 5 का। ठीक है, ये तो बात हो गई पहले वाले केस की भाई। दूसरे वाले केस की बात करते हैं। सो दूसरे वाले केस में बोल रहा है कि अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन। अब ऋषिकेश का मन किया कि सर
x के नीचे प्लस a लिखना चाहता हूं, y के नीचे माइनस ऑफ a लिखना चाहता हूं। पर ऋषिकेश और श्रेया में लड़ाई हो गई और श्रेया बोलती है सर x के नीचे माइनस ऑफ a लिखना चाहती हूँ, y के नीचे प्लस a लिखना चाहती हूँ। तो किसकी बात मानी जाएगी सुध्या, किसकी बात मानी जाएगी? सेम ही होगा। दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है, जो हेड बॉय और हेड गर्ल है दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों दोनों के बीच में एक, अरे यार समझौते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो हो गया अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट हो गया है। समझौते इज एग्रीमेंट ना, ओके। ट्रीटी सो एक्स, हाँ ट्रीटी ऑफ पेरिस वर्सले, ये x बाय a प्लस y बाय माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 ही होने वाला है ऑफ कोर्स। और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 रखनी चाहते हो आप, तो x की वैल्यू 2 रखी आपने, y की वैल्यू 3 रखी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 3। और क्यों 2 माइनस ऑफ 3? क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव ऊपर लेके चला गया हूं, इज इक्वल्स टू a। सो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी आने वाली है माइनस ऑफ 1, a की वैल्यू आपकी आने वाली है माइनस ऑफ 1, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 प्लस y डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि y वाला माइनस ऑफ 1 प्लस बन गया, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो x माइनस y इज y माइनस y लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ x माइनस y, तो ये हो जाएगा x माइनस y, ये हो जाएगा x माइनस y, नेगेटिव से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, सो x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दूसरा वाला केस का लाइन बन जाएगा भाई। कितना आसान है स्ट्रेट लाइन, इमेजिन करना है बस और फिर लिख देना है। कैलकुलेशन मिस्टेक ऑफ कोर्स होता है, पर आपको नहीं करना है भाई, ठीक है। मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका डाउट। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ओके, find the equation of line whose y intercept is 4/3 and is perpendicular to line this। अब यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया, पर आई गेस स्लोप पॉइंट लगा के कर सकते हैं। हाँ, y इंटरसेप्ट ना, एक्चुअली सुनियान, ये जो y इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, mx प्लस c लगा के डायरेक्टली आ जाएगा ना। हाँ 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 बिल्कुल आ जाएगा। कंफ्यूजन शायद किसी को हुआ होगा, ये हुआ होगा, शायद ये पूछना चाहते होगा आप मुझसे कि सर y इंटरसेप्ट का मतलब 4/3 लेना है या माइनस ऑफ 4/3 लेना है, ठीक है। तो जेई मेंस ऐसा कभी नहीं करेगा कि आपको पता ही ना चले कि आप कौन सा इंटरसेप्ट, वहां पर कौन से इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पर अगर केवल 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके कर सकता हूं, ठीक है। तो आप लास्ट में प्लस सी और माइनस सी दोनों लेके कर सकते हो, पर मेरे ऊपर विश्वास मत करो, कुछ बुक्स में केवल ये इंटरसेप्ट दिया होगा और ये बोला होगा कि भाई ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट ही है। पर अभी हमने जैसे देखा कि इक्वल इंटरसेप्ट कट किए जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात की जाती है, तो बेटर होगा कि आप नेगेटिव वाला इंटरसेप्ट मतलब माइनस ऑफ 4/3 भी कंसिडर कर लो, ओके। पर उसके पहले लाइन का स्लोप बोल रहा है, नहीं लाइन के स्लोप से फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सो ये लाइन है 3x माइनस, एक सेकेंड, द क्वेश्चन सेज कि अच्छा y इंटरसेप्ट इज 4/3 तो आप प्लस 4/3 भी ले लो और माइनस ऑफ 4/3 भी ले लो, हो सकता है एक आंसर दिया होगा, बट एक्चुअली ऐसा कंफ्यूजन आपको एग्जाम्स में नहीं फेस करने को मिलेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर्स कि वो कैसे लिखते हैं और किस लाइन के परपेंडिकुलर है वो देख लो। वो लाइन के परपेंडिकुलर है 3x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है इस लाइन का स्लोप है 3/4, इस लाइन का स्लोप है 3/4, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा माइनस 4/3 भाई। स्लोप है 3/4, मेरी लाइन का स्लोप होगा माइनस ऑफ 4/3, मेरी लाइन का स्लोप अगर माइनस ऑफ 4/3 तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस या माइनस 4/3, ठीक है। हो सकता है उन्होंने प्लस 4/3 आंसर दिया हो, या हो सकता है उन्होंने माइनस ऑफ 4/3। सुज्ञान हंस क्यों रहा है? क्यों हंस रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, okay, so a straight line passes through negative of 2,6 and the portion of the line intercepted between the axes is divided at the point in the ratio 3:2। देखो ये जो 3:2 बोलता है ना, divided by the axis 3:2, इसका मतलब है
कि x एक्सिस से 3 वाला रेशियो आ रहा है, x एक्सिस से 3 टाइम्स ऑफ k का रेशियो आ रहा है और y एक्सिस से 2 टाइम्स ऑफ k का रेशियो आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब मैं एक बार समझा देता हूं, वरना दो आंसर निकल सकता है, दूसरा आंसर नहीं होगा। ये तो पक्का पक्का श्योर शॉट है, ये तो नोमेनक्लेचर का एकदम पार्ट है। अच्छा भाई, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस ओके, इधर रख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद मुझे पॉइंट बनाना है, x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 2, y की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ 6, ठीक है। तो यहां पर कहीं होगा x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 2, y की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ 6, ठीक है। इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन की बात हो रही है। इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन अब कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, पर x और y एक्सिस उसको 2:3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसी लाइन लेता हूं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सोचने का। सो मैं लाइन को कुछ ऐसा लेता हूं, ठीक है। नहीं, लाइन फिर ऐसे ही लेनी पड़ेगी, x और y एक्सिस, x और y इस पॉइंट को इन द रेशियो x:y का रेशियो 3:2 दिया है, तो आप इसको 2:3 नहीं ले सकते हो, आपको इसको 3:2 लेना पड़ेगा। 3 जो x के पास वाला पॉइंट है उसको, उसके लिए 3 लिखना पड़ेगा, जो y के पास वाला पॉइंट है उसके लिए 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू कंसीडर दिस रेशियो एज 3:2। क्लियर है भाई? x:y का रेशियो 3:2 है, यही वाली चीज क्रिटिकल है, बाकी तो खत्म है ये क्वेश्चन। अच्छा भाई, इसकी वजह से एक ही केस बनेगा ना? हाँ, यही वाला एक केस बन रहा है, वरना एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा ना। सो ध्यान, माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू नहीं दिया ना, 3:-2 नहीं दिया, वरना मैं ऐसी लाइन बनाता, ठीक है। हाँ, सो फाइन। अब बस कोऑर्डिनेट्स निकालने की देर है भाई। तो देखो, ये वाले कोऑर्डिनेट का जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ b है, इस वाले का एब्सिसा कुछ होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकालनी है, यही a और b की वैल्यू निकल जाएगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि वही तो मेरे इंटरसेप्ट्स हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। श्रेयस स्मार्ट लग रहा है जब से बाल कटवाया है, ठीक है। अच्छा भाई देख, श्रेयस देख, -2 इज इक्वल्स टू 3 × 0। देखो तो यहाँ पर वो सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है भाई, 3 × 0 और 2 × a। तो 3 × 0 तो कुछ नहीं होगा, 2 × 8 a डिवाइडेड बाय 2 + 3। इसका मतलब यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -5। चेक कर लो भाई, a की वैल्यू आ जा रही है -5, -2,6 दिया ना, ठीक है। और दूसरा केस, जब मैं b की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो 6 विल बी इक्वल्स टू, वो वाला पॉइंट कैसे मिल रहा होगा भाई? वो वाला पॉइंट मिल रहा होगा 3 × b और 2 × 0। तो 3 × b और 2 × 0 डिवाइडेड बाय 3 + 2 दैट इज 5। तो यहां से आउटपुट मिल जाएगा p का, b इज इक्वल्स टू 10। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहीं से बोल दो भैया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x/-5 y/+10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो आपका बात बन जाएगी। मैं फिर से ऊपर ले जाता हूँ। सो मैंने वो रेशियो में गलती की थी। हाँ, आपने 2:3 लिया होगा, ठीक है। हाँ, सच में गलत है। ये हो जाएगा -2x + y इज इक्वल्स टू, क्या कर रहा हूँ, 2 से मैंने, हाँ 10 से, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ठीक है श्रेष, ओके। तो चमका भाई क्वेश्चन नंबर 9, आसान क्वेश्चन हैं, हम तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, पर 4-5 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइक याद करना, उसके बाद मजा आ जाएगा, ठीक है। और सो क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। The equation of line whose intercept, whose slope is -6 and sum of lengths of intercept made by the axis is 7। अब ये जो sum of lengths है ना, ये भी that can be plus and -7 both, ठीक है। यहाँ पर जो अगर वो जेई मेंस में पूछा है तो मेंशन करेगा, पता नहीं जेई मेंस वालों का लेवल वैसे बहुत अच्छा है या नहीं, वो मेंशन करेगा प्लस या -7, पर यहाँ पर हम लोग दोनों लेके चलेंगे। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स की वैल्यू -7 दी है, अगर दोनों नेगेटिव है तो थोड़ी ना वो +7 देगा, ठीक है। तो जो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स हैं वो मैं दोनों वैल्यूज लेके चल रहा हूँ, ठीक है, दोनों वैल्यूज लेके चल रहा हूँ। आप भी कभी भी किसी भी लेवल के एग्जाम में, मेन से एडवांस के पहले अगर आप देखो तो आप प्लस और माइनस दोनों लेके चलो, ठीक है। सो स्लोप, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ले लेता हूं, यहां पर क्या चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ले लेता हूं, x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। क्यों लिया? क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है, सुधान हंस ले थोड़ा सा।
इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है थोड़ी, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद इस लाइन का स्लोप कौन बता सकता है भाई? पिंके, लाइन का स्लोप क्या है? लाइन का स्लोप क्या है भाई? -b/a। आप बुरा मान गए क्या आयुष? मैंने आपको नहीं बोला था, ठीक है, पर अब आप ही ने बता दिया तो ठीक है, चलो। सो यहां पर इस लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो इसी लाइन के स्लोप की बात कर रहा है, इस लाइन का स्लोप बोल रहा है -6 के बराबर है, ठीक है। और दूसरी राज की बात देखो, दो केसेस लेके चलने, ध्यान देना फिर से, सम ऑफ इंटरसेप्ट या केवल इंटरसेप्ट। वहां पर ऊपर वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा था मैंने, +4/3 -4/3 लिया। अगर उन्होंने आंसर +4/3 दिया है तो बेवकूफ है। और यहां पर भी मैं सम ऑफ इंटरसेप्ट्स को +7 और -7 दोनों लेके चल रहा हूं, अगर उन्होंने एक आंसर दिया तो वो बेवकूफ है। चलो भाई, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू +7 भी हो सकती है एक केस के लिए, और a प्लस बी की वैल्यू -7 लेके भी सॉल्व करेंगे भाई दूसरे वाले केस के लिए, a प्लस बी की वैल्यू -7 लेके भी सॉल्व करेंगे। आप सम ऑफ इंटरसेप्ट्स -7 लेके भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही सॉल्व करना। अच्छा, तो देखो, तो b की वैल्यू क्या बोलता है, 6 टाइम्स ऑफ a के बराबर है। तो यहां से क्या होगा, 7 टाइम्स ऑफ a इज 7, b की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ a के बराबर है, और यहां से होगा 7 टाइम्स ऑफ a -7 के बराबर है। इसका मतलब इधर से a की वैल्यू 1 है, इधर से a की वैल्यू -1 है। एक तरफ से a की वैल्यू +1, दूसरी तरफ से a की वैल्यू -1। तो अगर a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू क्या, ठीक है। तो b इज 6 टाइम्स ऑफ a, तो यहां पर b की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहां पर b की वैल्यू आ जाएगी -6। बस खत्म। यहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा x/a, मतलब 1 लिख लो, प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। यहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा x/-1 प्लस y/-6 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? बिल्कुल चकाचक। यस सर। Yes, sir. ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेना उन्होंने दोनों पॉइंट्स लिखा है, दोनों आंसर दिए हैं कि नहीं। अगर दोनों नहीं दिए तो आप दोनों लिख लो, अगर दिया है तो अच्छा है, समझदार है वो, उनकी तारीफ करो इस चीज के लिए। हाँ भाई, सो प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं। सभी ने नोट डाउन कर लिया भाई? सर नेक्स्ट टाइम Yes. अगर इसी में बोलिए बोलिए। अगर उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स बोला होता था तो सर तब प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट होता तो या तो दोनों नेगेटिव है, या तो वहां तो पक्का पक्का एक ही आंसर आने वाला है ना। प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट अगर 7 है, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट भी दोनों नेगेटिव हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी दोनों लेके चलता, ठीक है। मतलब यहाँ पर देख, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट में ना ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उसमें ऐसा आ जाएगा आपका, बनेंगे ना, नहीं 2 ही केस बनेंगे। तो मतलब प्रोडक्ट 3 इक्वेशंस आएंगे। नहीं, 2 ही केस बनेंगे सुन्यान। प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट में क्या हो रहा है ना कि अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट में ऐसा ले रहा हूं a मल्टीप्लाइड बाय b, तो या तो a पॉजिटिव नेगेटिव, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, मान लो 7 ही आ रहा है, और a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, इसमें मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। a भी नेगेटिव है b भी नेगेटिव है, तब भी ऊपर वाला ही a पॉजिटिव है b नेगेटिव, तो एक ये वाला केस बन सकता है प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट से 7, सॉरी नेगेटिव ऑफ 7, ठीक है। तो 2 ही केसेस बन रहे हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b इज 7। एक सेकंड में इसको सॉल्व कर रहा हूं, चिंता मत करो। a मल्टीप्लाइड बाय b इज +7 और एक a मल्टीप्लाइड बाय b इज -7। अब मुझे क्या लगता है कि जब मैं a की वैल्यू -7/b रखता हूं, a की वैल्यू -7/b रखता हूं ना, तो अपने आप वो 2 वैल्यूज देने लग जा रहा है, ठीक है। तो एक केस लेकर भी सॉल्व करेंगे तो शायद दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी सुध्यान। क्यों? देखो, तो तू x के नीचे लिखेगा एक बार -7/b और एक बार y के नीचे लिखेगा केवल b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x के नीचे -7/b, y के नीचे केवल b। अब ये वाला b ऊपर चला जाएगा और ये वाला b इस b के साथ मल्टीप्लाई होके b² बना देगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है पॉइंट्स कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। ये वाले केस के लिए कुछ 2 पॉइंट्स मिलेंगे और उसके रेसिप्रोकल पॉइंट्स इधर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर ऐसा मिलेगा 3/7 और 21/3, ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं। और वहीं पर b की वैल्यू प्लस माइनस दे देगा। तो जब b की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो तू a और b को एक ही के रिलेशन में, अगर b की वैल्यू यहाँ नेगेटिव मिल जा रही है तो बोलेगा ठीक है, b की वैल्यू -21/3 आ जा रही है, तो a की वैल्यू -3/7 आ जा रही है, ठीक है।
तो जो नेगेटिव नेगेटिव वाला है वो यहीं पर कंटेन हो जा रहा है। ओके, और उसका उल्टा यहाँ पर भी दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर भी दो वैल्यूज आएंगी। एक बार a की वैल्यू मान ले आ जाती है ऐसे कुछ -7 लाना, a की वैल्यू -3/7, b की वैल्यू 21/3 आ जा रही है, मान ले -7 दोनों का। तो दूसरा केस वहीं पे प्लस माइनस करके दे देगा वो वाली वैल्यू, तो बोलेगा एक बार +3/7 और -21/3 है, तब भी दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -7, तब भी दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -7। ठीक है, लेकिन ये चीज एडिशन में नहीं होता। अगर a की वैल्यू तो 3 रखे, b की वैल्यू 5 रखे तो -2 है, a की वैल्यू -3 रखे, b की वैल्यू 5 है तो +2 आ जा रहा है। तो उस केस में ये दोनों केसेस अलग अलग हो जा रहे हैं। दोनों का आउटपुट -2 नहीं आता जब हम ऐड करते हैं तब, तो लेकिन दोनों का आउटपुट -7 आ जा रहा है जब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो। ठीक है, तो अपने आप ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके वो चारों केसेस को कवर कर ले रहा है 2 केस में। ठीक है, चारों केसेस को कवर कर लिया उसने 2 केस में। फाइन, ठीक है, ना मैं निकाल देता हूं इसमें से, इसको भी निकाल ही देता हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, 9 बज के, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। Okay, question number 11 says find the equations of two lines which passes through 2, -1. Two lines which passes through 2, -1. Okay, 2, -1 से दो लाइंस पास कर रही हैं। अच्छा भाई, and make an angle 45, अच्छा 45 डिग्री with this line। अरे इक्वल इंक्लिनेशन का ट्रिक बताया मैंने, वैसे ही सॉल्व करो तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में आकर के ऐसा एक समय आएगा जब मैं आपको बोलूंगा कि स्ट्रेट लाइन जाके टकराती है एक मिरर से और वापस चले जाती है उस मिरर के बाद, तो एक आपका इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे होगा और दूसरा इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होगा। इसलिए इक्वली इंक्लाइंड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो एक लाइन है कुछ ऐसी जो 2, -1 से पास कर रही है, और दूसरी लाइन है कुछ ऐसी जो फिर से 2, -1 से पास कर रही है। ओके, और इक्वली इंक्लाइंड है, तो एक 45 डिग्री होगा ऑफ कोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और छोटू सा एंगल दूसरा भी 45 होगा, लेकिन एक उसका सप्लीमेंट्री एंगल लेना पड़ता है 135 डिग्रीज। तो ये 45 डिग्रीज तो हैं, इक्वल इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज तो है। आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? इसको अनीशा ने जैसे सॉल्व किया आप वैसे कर सकते हो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू ले सकते हो 45 डिग्रीज, इसका स्लोप मानते थे हम m1, इसका स्लोप मानते थे m2, और ये ऐसी लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है दोनों लाइन से। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है दोनों लाइन से। ठीक है, तो इक्वल इंक्लिनेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वैसे इस लाइन का स्लोप है कितना, ये लाइन है 6x + y - 1 = 0। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि ये लाइन है 6x + y - 1 = 0, इसलिए इसका स्लोप है -6/5, -6/5। ठीक है, लाइन गिवन है 6x + 5y - 1 = 0। ठीक है, तो ये इक्वली इंक्लाइंड लाइन थी, इसको हम दो तरीके से निकालते थे भाई। मैंने इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री फिक्स किया, ध्यान देना, अगर मैंने इंक्लिनेशन 45 डिग्री फिक्स किया तो मैं एक बार लूंगा m - m1 और दूसरी बार लूंगा m2 - m। ठीक है, या तो फिर आप इंक्लिनेशन को प्लस माइनस ले लो, इंक्लिनेशन को +1 भी ले लो, इंक्लिनेशन को -1 भी ले लो, फिर मेरा वाला मेथड काम नहीं आएगा, फिर मेरे वाले मेथड से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्योंकि वो चीज पढ़ाई है और मैं रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाला हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ मिरर इसी वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने स्लोप को मैं हमेशा 1 ही रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा एक केस आएगा m - m1 / 1 + m m1 का, यहां से एक वैल्यू मिलेगी, और दूसरा केस आएगा 1 will be equals to m2 - m / 1 + m m2। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहां से आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेपरेट करके यहीं पर लिख लेता हूं, दोनों केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप दो मैग्नीट्यूड लेकर के +-1 ले सकते हो, वो आपको यहां पर ज्यादा इजी पड़ेगा। सो 1 will be equals to m - m1 / 1 + m m1, or the same one will be equals to m2 - m / 1 + m m2। ठीक है, 1 + m m2। ठीक है, अब m की वैल्यू -6/5 है, तो उसके पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को याद आ रहा है भाई? बताया था, कब बताया था? ऐसे 3 स्ट्रेट लाइंस बनाई थी, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई थी, बोला था बीच वाली लाइन इक्वली इंक्लाइंड है इनसे। ठीक है,
तो कुछ m1 m2 और m वाला स्लोप था, वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, पन्ने पलटोगे चमक जाएगा, ठीक है। तो उसको भी यूज कर सकते हो, और अनीशा ने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, मैग्नीट्यूड लेकर के आप प्लस माइनस 1 ले लोगे, दोनों सेम ही चीज है एक्चुअली, मैथमेटिकली दोनों में कुछ अलग नहीं हो रहा है। सो m की वैल्यू -6/5 है, ठीक है। So 1 will be equals to -6/5 minus m1 divided by 1 minus 6/5 times of m1, और यहां से हो जाएगा 1 will be equals to m2 plus 6/5, मैंने m की जगह पर -6/5 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन m2 टाइम्स ऑफ 1 minus m2 टाइम्स ऑफ 6/5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो भाई, 1 minus 6/5 m1 will be equals to -6/5 minus m1, that means 11/5, यहां से आए 11/5 is equals to m1/5, और यहां से आ जाएगा 1 minus m2 times of 6/5 is m2 plus 6/5, so यहां से ये दे देगा माइनस ऑफ आई गेस -1/5, और ये दे देगा 6 5 11 11/5 टाइम्स ऑफ m2, ठीक है। तो यहां से मुझे मिलेगा m1 की वैल्यू 11, m1 की वैल्यू 11, और यहां पर मिल जाएगा मुझे m2 की वैल्यू -1/11, m1 की वैल्यू ऐसा भी देख सकते थे ना, वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, मतलब वो अपने एक दूसरे के साथ 90 पे है, इसलिए परपेंडिकुलर ट्रायंगल फॉर्म से करेंगे एक दूसरे के साथ 90। अच्छा हाँ, एक वहां पे स्लोप, इसीलिए एक का m आ रहा है, दूसरे का -1। एक स्लोप निकल जाएगा, बिल्कुल सही सुंदर, एक स्लोप निकल जाएगा, दूसरे का स्लोप अपने आप निकल जाएगा, बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही, ठीक है, नाइस। मैं इसको नहीं देख रहा था, पर हाँ अच्छा हुआ तूने बता दिया, सच में मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। चलो अब वो लाइंस जो हैं वो 2, -1 से पास कर रही हैं, तो अब तो लाइंस का इक्वेशन लिख लोगे सिंपली, 2, -1 से पास करने वाली लाइन, सो y - y1 इज m, ये वाला स्लोप टाइम्स ऑफ x - x1, और यहां पर आ जाएगा y - y1 इज इसका स्लोप, मतलब -1/11 टाइम्स ऑफ x - x1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दोनों लाइंस का इक्वेशन मिल जाएगा भाई। वो दो लाइंस बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं उस पहली वाली लाइन को मिरर ले लूं और बाकी दोनों लाइंस को ले लूं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं यहीं पर, पहले तो यहां तक आप नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो ओके, पहले जल्दी से आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। तो वो सुज्ञान जो बोला वो और एक बार रिपीट करना, ट्रायंगल का। हाँ ठीक है, वापस जाकर, हाँ सुज्ञान ने जो बोला, सुज्ञान ने कुछ नहीं बोला, सुज्ञान ने बोला कि सर वो दोनों एंगल 45 डिग्री बन रहे हैं, तो वो जो दोनों लाइंस हैं जो 2,1 पे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो दोनों लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए -1/11 और +11 आ रहा है, इसीलिए ऐसे आउटपुट्स आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट -1 है। तो एक निकाल लेंगे तो दूसरा मत निकालिए सर, दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में मुझे गाली दोगे अगर ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो, इसलिए अभी से बता रहा हूँ, कभी ऐसा बोलना मत कि सर ने नहीं पढ़ाया किसी दूसरे फिजिक्स टीचर को। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये एक मिरर जैसा है, ठीक है, ये एक मिरर जैसा है, तो ये वाले मिरर का जो स्लोप होगा वो यहां से पास करने वाली लाइन का भी स्लोप हो जाएगा, क्योंकि स्लोप तो दोनों लाइंस पैरेलल ही होंगी, ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल ही होंगे। तो यहां पर भी एक मिरर रखा हुआ है, यहां पर भी एक मिरर रखा हुआ है, यहां पर भी मिरर रखा हुआ है, जिसका स्लोप यही है। अरे उस लाइन का काम क्या था, केवल स्लोप देना था, उस लाइन का और कोई काम नहीं था। तो इस लाइन का काम केवल इतना था कि ये स्लोप दे दे रही थी, मतलब एक मिरर जो है उस पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है 2,1। तो इनमें से एक बनती है मेरी इंसिडेंट रे, दूसरी बनेगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक इंसिडेंट रे होगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे होगी, क्योंकि वो मिरर से भी सेम इंक्लिनेशन बना रहे होंगे। क्यों सेम इंक्लिनेशन बना रहे होंगे, ऑफ कोर्स दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये 45 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअली मैंने इक्वेशन निकाला है, जब इक्वेशन ऑफ मिरर गिवन है 6x + 5y - 1 = 0, ठीक है।
क्लियर है भाई? Yes. पर ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा 90 डिग्री टकरा के जाती है, यहाँ पर 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ऐसा होता नहीं हमेशा, ठीक है। फाइन, सो दिस इज रिगार्डिंग पहला वाला एक्सरसाइज।